हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बीबी सर यूके एक बार फिर से आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल बीबी सर पर। देखिए दोस्तों, आज हम पूरे चंदुवंश को इस वीडियो में रिवीजन करेंगे दोस्तों। मैं इसमें समझाऊंगा कम और सीधे रिवाइज के तौर पर इस चंदुवंश को मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा। देखिए, हमारी जो दूसरी प्लेलिस्ट बननी है उसमें मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप वहाँ पर आप डिटेल से पूरे उत्तराखंड के इतिहास को समझ सकते हैं बारे की तरफ से। आज हम सिर्फ मेरा मकसद है इस वीडियो का बनाने का कि पूरा इतिहास आपका चंदुवंश रिवीजन हो जाए, इसलिए इसको रिवीजन के बेस पे लेंगे। मैं फटाफट आगे जाऊंगा बच्चों। तो जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन चंदुवंश। ठीक है, मध्यकालीन चंदुवंश के बारे में जो सबसे पहले हमें जानकारी जिसके बारे में पढ़ना है, जो शासक है इस चंदुवंश का संस्थापक माना जाता है सोमचंद को। कोई इतिहासकार, आपको एक दो और इतिहासकार मिलेंगे जो आपको थोरचंद भी कहेंगे कि इस वंश का संस्थापक थोरचंद था, लेकिन मैं आपको प्रमाणित दूंगा इस पर। लोगों का कहना है कि चंदुवंशीय शासक सोमचंद नाम के व्यक्ति के वंशज थे। किसके व्यक्ति वंशज थे? सोमचंद। इतिहासकार एटकिंसन ने सोमचंद को चंदुवंश का संस्थापक मानते हैं। जो हमारे उत्तराखंड के इतिहासकार हुए एटकिंसन साहब, सोमचंद को क्या मानते हैं? इस वंश का संस्थापक। सोमचंद इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से आया था, जो उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा पर आया था। ठीक है बच्चों। इसके बाद जब वो तीर्थ यात्रा पर आता है, मुलाकात ब्रह्मदेव, जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक माना जाता है, ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया। उसके अत्यधिक गुणों से प्रभावित होकर के यहाँ का उन्होंने दहेज में इसे, अपनी पुत्री को दहेज में 15 बीघा ज़मीन चंपावत में दिया, और जहाँ से उन्होंने अपना राजपाट प्रारंभ किया। और जिस स्थान पर उसने किला बनाया उस स्थान का नाम शियो नाम था। राजबुंगा किले का निर्माण किया इस 15 बीघा जमीन पर सोमचंद ने। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे, बद्रीदत्त पांडे हमारे इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने इस चंदुवंश के काल को 8वीं सदी के आसपास का काल हमारे बद्रीदत्त पांडे जी बताते हैं। इसके बाद ये तो था ऊपर का बच्चों कि सोमचंद शासक यहाँ चंदवंश का संस्थापक रहा था। अब मैं आपको थोरचंद के बारे में बताता हूँ कि थोरचंद के बारे में प्रमाण क्या मिला है। फ्रेजर एवं हर्षदेव जोशी के अनुसार थोरचंद इस वंश का संस्थापक था, जो 23वां नंबर का शासक था बच्चों। इनकी पुस्तक आई है एक, रिपोर्ट ऑन द कुमाऊं एंड गढ़वाल। यह हर्षदेव के जोशी के विवरण के आधार पर फ्रेजर ने ऐसा लिखा है। ये जो राइटर है फ्रेजर, उन्होंने हर्षदेव के आधार पर ऐसा कहा है। फ्रांसीसी हैमिल्टन की पुस्तक किंगडम ऑफ नेपाल 1881 में प्रकाशित हुई थी। इसके आधार पर भी थोरचंद इस वंश का संस्थापक था, ऐसा हैमिल्टन साहब के बुक कहता है। ठीक है, अब जो भी हुआ, इस वंश का संस्थापक, राइट आंसर आपको क्या डालना है बच्चों? सोमचंद। ठीक है, अच्छा, सोमचंद के बारे में थोड़ा सा देखिए डिटेल से, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। राजधानी चंपावत, इसने स्थानांतरित, बाद में राजधानी यहाँ से स्थानांतरित हो जाती है 1563 में अल्मोड़ा। उपासक था ये शिव भगवान का। राज्य विस्तार चंपावत से धीरे धीरे राज्य विस्तार करता रहा ये। इस समय काली कुमाऊं में खस, नाग, द्रविड़, मेघ आदि ठकुराई जातियों का राज था, मतलब छोटी छोटी जातियों का कुमाऊं में राज्य था। अच्छा, समूचा राज्य जो था बच्चों 2 गुटों में बटा हुआ था, मेहरा और फरत्याल। जो समूचा राज्य था वो 2 गुटों में बटा था, जिसमें मेहरा और फरत्याल। मेहरा लोग जिस गांव में रहते हैं, कड़ोल गांव, और फरत्याल लोग डुंगरी गांव में। 4 किलेदार इसने शुरुआत में नियुक्ति किए, कारकी, बोड़ा, तरागी और चौधरी। इन चारों को पूछा जा चुका है सवाल। यह मूलतः नेपाल के निवासी थे। इन्हें 4 आल भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूके SSC कई बार इस सवाल को बना चुका है। आप मध्यकाल चंदवंश पढ़ रहे हैं। माना जाता है कि सोमचंद एक छोटा सा मांडलिक राजा था और डोटी के राजा को टैक्स दिया करता था। अब डोटी कौन है? ये नेपाली लोग हैं। ठीक है, चंद शासक भारती चंद 35वां नंबर का शासक ने शासन करते ही अपने चंद राज्य को डोटी राज्य स्वतंत्र किया। अभी मैं जब आपको 35वें नंबर शासक पर पहुंचूंगा, भारती चंद, वहाँ पर ये भारती चंद अपने राज्य को डोटी से क्या कराएगा? स्वतंत्र कराएगा। सौर, शीरा तथा डोटी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से चर्चा हो जाए, क्योंकि आगे पर मैं फिर से इनके बारे में जिक्र करूंगा। सौर, जिसका वर्तमान नाम पिथौरागढ़, शीरा पुराना नाम नया नाम डिढियाट, डोटी नेपाल। ये तीनों को आपको ऐसे याद रखना है, सौर, शीरा और डोटी। शीरा डिढियाट, नया नाम आपका डिढियाट है। कुमाऊं के उत्तर पूर्वी जनपद में पिथौरागढ़ का उत्तरी पूर्वी भूभाग। प्राचीन काल में शीरा कहा जाता था इसे।
प्राचीन काल में इसको क्या कहा जाता था बच्चों? सीरा। विस्तार पूछा जा सकता है, पूर्वी सीमा काली नदी, पश्चिमी सीमा पूर्वी रामगंगा और दक्षिणी सीमा स्वालेक नदी अस्कोट के आसपास रीजन में बहती है। इसके बाद सीरा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित था। इसके अंतर्गत सौर, अस्कोट, गंगोलीहाट और जौहार घाटी का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद आप सीरा के राजा रेखा और मल्ल दो नामों से प्रसिद्ध थे। जो सीरा के राजा थे वो रेखा और मल्ल नाम से दो नामों से प्रसिद्ध थे बच्चों। आपको मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, यहाँ मेरा समझाने का अभी कोई मकसद नहीं है इसमें। आप जब मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको डिटेल से इन जो मैंने समझाया वहाँ पर आपको मिल जाएगी ये वीडियो, ठीक है। रेखा उनकी राजनीतिक स्थिति की सूचक थी तथा मल्ल उनकी वंशानुगत पहचान थी बच्चों। इसके बाद हम डोटी पर जाते हैं। नया नाम नेपाल। डोटी पश्चिमी नेपाल के क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इनका राज भी रेखा और मल्ल नाम से ही काली नदी के पार बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे याद रखना है, एटकिंसन के अनुसार शीरा तथा डिडीहाट एक ही था, जबकि राहुल शांत किरण के अनुसार यह अलग अलग थे। ये कहते हैं सीरा और सौर एक ही था, लेकिन आपके सांकीर्तन साहब कहते हैं ये अलग अलग थे। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्रांचल देव का 1223 ईस्वी का एक लेख प्राप्त हुआ है जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एससी का। पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइबर करिए दोस्तों। अभी मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ पूरा चंदवंश। गरुड़ ज्ञानचंद, फिर इसके बाद नेक्स्ट शासक आता है गरुड़ ज्ञानचंद। 1365 से 1420 के स्पीच का टाइम बताया जाता है। पहला शासक जो दिल्ली सल्तनत का समकालीन फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। तराई भाबर के क्षेत्र में आक्रमण रोहिल्यों, इसके समय पर तराई भाबर क्षेत्र में आक्रमण किया रोहिल्यों ने। तराई भाबर का क्षेत्र सौंपा था ज्ञानचंद को तुगलक ने। उपाधि गरुड़ की उपाधि दी थी। सौर का विजेता ज्ञानचंद को बताया जाता है। सीरा खरकोट पिथौरागढ़ के ताम्रपत्र ज्ञानचंद और विजय बंद के द्वारा एक संयुक्त भूमि का संकल्प किया था, ऐसा आपका ताम्रपत्र में उत्कीर्ण है इन दोनों के बीच। इसके बाद उद्यानचंद 31वां नंबर के शासक आएगा। बालेश्वर मंदिर चंपावत का इसने जीर्णोद्धार किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालेश्वर मंदिर पूछा गया कहाँ पर है और किसने जीर्णोद्धार किया था? उद्यानचंद ने। इसने किसी ब्राह्मण की सहायता ली थी, जिस ब्राह्मण ने इसकी सहायता थी उसका नाम है कुंज शर्मा ब्राह्मण, जो गुजरात से आया था। कहाँ से आया था बच्चों? गुजरात से आया था। इसलिए आपको याद रखना है उद्योगचंद ने बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कहाँ किया था? चंपावत में, और इसने कुंज शर्मा ब्राह्मण का मदद लिया था, ठीक है। इसके बाद भारतीय चंद, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था भारतीय चंद के बारे में मैं आपको डिटेल से डिटेल फिर आएगा करके। अच्छा, भारतीय चंद 35वां नंबर का शासक था। 1437 से 1450 के इस बीच में इसका टाइम पीरियड बताया जाता है। पहला पॉइंट देखिए, भारतीय चंद ने संभवतः नेपाल की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। ये नेपाल की अधीनता का स्वीकार नहीं करता है बच्चों। इसका एक मड़वा ग्रोल में भारतीय चंद के कटकू से ज्ञात होता है कि ये कटकू नाला पिथौरागढ़ में ज्ञात होता है कि उसने समाज की समस्त जातियों की एक कटकू सेना बनाई थी। इसने समाज के समस्त सैनिकों को इकट्ठे करके एक कटकू सेना का गठन किया था। जानकारी का स्रोत कटकू नोला देव सिंह मैदान पिथौरागढ़, ठीक है। कटकू नोला कहाँ पर है? देव सिंह आपका एक जगह है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से कटकू नोला से जानकारी। भारतीय चंद ने चंद राज्य को डोटी राज्य से स्वतंत्र घोषित किया और भारतीय चंद ने 12 वर्षों तक युद्ध किया। देखिए, चंदवंश को जिसने नेपाल के डोटी से स्वतंत्र दिलाई थी उस शासक का नाम है भारतीय चंद। कई बार पूछा जा चुका सवाल है, और ये निरंतर 12 वर्षों तक युद्ध करते हैं। इसी समय सेना वापस नहीं आ पाने के कारण नायक जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नायक जाति की उत्पत्ति किसके समय पे हुई थी? भारतीय चंद के समय में। इसके बाद आपको याद रखना है कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भाग्या दोहना की आपने कहानी भी सुनी होगी। इनके साथ भारतीय चंद का द्वंद्व युद्ध हुआ था, ऐसा लोक गाथाओं के अनुसार भी बताया जाता है। मल्लों की शीरा डिडीहाट को भारतीय चंद ने अपने राज्य से मिलाकर इसे पर्वत डोटी नाम से संबोधित किया। पर्वत डोटी नाम से कई बार पूछा गया है किन क्षेत्रों को बोला गया है, तो डिडीहाट वाले इस क्षेत्र को बोला गया है बच्चों। मल्ल राजा कुमाऊं को मल्ल राजा जो डोटी के राजा थे वो कुमाऊं को पर्वत डोटी का देश कहते थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जब आप मेरे पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो वहाँ ब्रह्मपुर पर्वत डोटी का देश या पर्वत देश या पर्वता का राज्य से भी इसको नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय चंद के समय यक्षमल्ल या जगमल डोटी का राजा था। अब देखिए, जब भारतीय चंद ने डोटी पर आक्रमण किया, यक्षमल या जगमल बताया जाता है वहाँ का
राजा तथा शिरा मंडल में संसार मल्ल शासक था। जो शिरा आपका डिडिहार था तो उसमें कौन था आपका मल्ल था, संसार मल्ल था। शिरा के अतिरिक्त सौर में भी इस वंश की एक शाखा बम निवास कर रही थी, जबकि इन्हीं की एक शाखा बम निवास कर रही थी सौर में। डीडीहाट विजय के फलस्वरूप भारती चंद के पुत्र रत्नचंद की सहायता से की। जो डीडीहाट इन क्षेत्रों में इसने भारती चंद ने न सिर्फ अकेला किया, जबकि इसके पुत्र इसमें रत्नचंद ने इसकी सहायता की थी। सौर, शिरा व थल आदि पर अधिकार किया था। इस बार उसने क्या किया, न सिर्फ डोटी को चंदवंश से स्वतंत्र किया, जबकि शिरा, सौर और थल पर भी क्या किया, इसने अधिकार किया। शिरा में डुंगरा व बसेरा को भारती चंद ने अपना शासक नियुक्त किया। उसके बाद इसने क्या किया, सौर और शिरा क्षेत्र में डुंगरा और बसेरा को अपना क्या किया, यहाँ का शासक नियुक्त किया। बाद में मदन सिंह व राय सिंह को बिठाया। बाद में फिर मदन सिंह और राय सिंह को यहाँ पर बिठाया। बसेरा से पूर्व शिरा में कल्याण मल्ल का शासन था। बसेरा से पूर्व जो शिरा में शासक था बच्चों, जिसका शासन था वो कल्याण मल्ल का शासन था। शोभा मल्ल ने अपनी पुत्री का विवाह कल्याण चंद से किया था। कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद ने हरिमल को पराजित कर शिरा को फिर से चंद साम्राज्य में मिलाया। एक बार फिर से चंद जो आपका ये चंदवंश होगा वो गुलाम होगा, इसलिए रुद्रचंद ने हरिमल को पराजित किया और शिरा को फिर से चंदवंश साम्राज्य में मिलाया। और रुद्रचंद ने विजय उपलक्ष्य में थल में एक शिव मंदिर बनवाया। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थल में एक शिव मंदिर किसने बनाया, इसका नाम है रुद्रचंद। 1 से लेकर 35 शासकों का क्रम एक बार देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। जैसे सोमचंद, मैं खास शासकों का ही यहाँ पर विशेषताएं बता पाऊँगा। यह सोमचंद जो था, आपको टाइम पीरियड बिल्कुल याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ टिप्पणी पर जो मैंने यहाँ पर लिखी है उसको आपको याद रखना है। सोमचंद चंदवंश का संस्थापक माना जाता है। आत्मचंद इसका पुत्र था, कोई इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है। पूर्णचंद राज्य भर में रेशम का कारखाने खोला था इसने, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले के 4 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयोग पूछ सकता है चंदवंश के 4 क्रमशः शासक कौन कौन थे बताइए, ऐसा सवाल बनेगा, कन्फर्म है। सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद और इंद्रचंद। आपने ऐसे ही इसको याद रखना है बच्चों, ठीक है। राज्य भर में रेशम के कारखाने किसने खोला था, उस शासक का नाम है पूर्णचंद। इसके बाद इंद्रचंद पढ़ेंगे। इसके बाद आप मेरे साथ संचार चंद पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। सुधाचंद के बारे में कुछ नहीं, हमीरचंद के बारे में कुछ नहीं। इसके बाद वीणाचंद, खस राजाओं से पराजित। इसने खस राजाओं को क्या किया बच्चों, पराजित किया। अच्छा, ये खस राजाओं से पराजित हुआ। वीरचंद, इसके बाद खस राजाओं को पराजित कर पुनः राज्य प्राप्त किया था। ऊपर वाला शासक क्या था, इसने खस राजाओं से ये पराजित हुआ था वीराचंद। लेकिन वीरचंद ने क्या किया, खस राजाओं को पराजित कर पुनः चंदवंश को क्या किया, आज़ाद दिलाया बच्चों। इसके बाद रूपचंद पढ़ेंगे मेरे साथ। रूपचंद के बारे में कुछ नहीं मिलता है। थोहरचंद पढ़ेंगे, जो मैंने बोला था आपको 23वें नंबर का शासक आपको याद रखना है। कितवें नंबर का शासक है ये, 23वें नंबर का शासक बताया जाता है। त्रिलोकचंद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भीमताल नैनीताल में किले का निर्माण किया, बहुत इंपॉर्टेंट। भीमताल में किले का निर्माण किसने किया था, त्रिलोकचंद ने। यह सवाल पूछा गया है बच्चों वित्तीय SSC में। इसके बाद ज्ञानचंद के बारे में पढ़ेंगे। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ ये चंदवंश, और ये मेरा समझाने का मकसद नहीं है कि मतलब ये डिटेल से भी नहीं पढ़ा पाऊँगा आपको मैं। डिटेल से मेरी प्लेलिस्ट में क्लासेस आ रही हैं, आप उन क्लासेस को रेगुलरली देखेंगे। वहाँ पर मैं आपको एकदम PDF के फॉर्मेट में अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एकदम टाइपिंग नोट्स हैं वहाँ पर। ये सिर्फ मेरे हैंड राइटिंग नोट्स होंगे जो आपको मैं सीधे सीधे बता पा रहा हूँ। वहाँ पर आपको टाइपिंग एकदम डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे बच्चों, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ क्विज होती है, क्विज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को शेयर करें बच्चों। ज्ञानचंद भाबर एवं तराई क्षेत्र पर अधिकार करने वाला शासक। उद्यानचंद इसके बाद राजधानी चंपावत में बालेश्वर मंदिर की नींव रखी थी। उद्यानचंद ने बालेश्वर मंदिर की नींव रखी थी। विक्रमचंद बालेश्वर मंदिर का कार्य पूर्ण किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उद्यानचंद ने क्या किया बच्चों, राजधानी चंपावत में बालेश्वर मंदिर की नींव रखी थी, लेकिन विक्रमचंद ने इस बालेश्वर मंदिर का कार्य क्या किया, पूर्ण किया। भारती चंद डोटी राज्य से चंद राज्य को स्वतंत्र किया, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है बच्चों। ये सभी शासक एक मांडलिक राजा थे। कैसे राजा थे, मांडलिक राजा थे। रत्नचंद 36वें नंबर का शासक। इसके बाद हमने पढ़ना है भारती चंद के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, ठीक है। अब देखिए भारती चंद के यहाँ पर आपको 3 पुत्र रत्नचंद, सुजान कुंवर चंद और कुंवर पर्वत चंद। जो रत्नचंद साहब विजय अभियान में सहायता की थी। आपको पता है जब भारती चंद नेपाल और डोटी से आज़ादी की ओर कर रहा था तो वहाँ पर रत्नचंद ने अपने पापा की क्या की थी, मदद की थी।
सुजान कुंवर प्रवचन, खेतीकान ताम्रपत्र चंपावत से इसके बारे में जानकारी मिलती है। कई बार पूछा गया खेतीकान कहाँ है चंपावत में। कुंवर प्रवचन, लोहाघाट, हुड़ेती ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी मिलती है। लोहाघाट और हुड़ेती ताम्रपत्र से आपका कुंवर प्रवचन के बारे में जानकारी मिलती है कि ये भारती चंद का पुत्र था। इसके बाद आपको याद रखना है सौर, शिरा, थल, जुमला और बजान, तिब्बत के आसपास के क्षेत्र आदि में विजय के अभियानों में रत्नचंद ने अपने पिता भारती चंद की सहायता की थी, जो हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना है बच्चों। वेरी गुड, आप नोट डाउन कर रहे होंगे और चैनल को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे 37वें नंबर के शासक कीर्तिचंद। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस कीर्तिचंद। कीर्तिचंद ने कुंवर की हैसियत से राजकाज में भाग लिया, क्योंकि इस अवस्था में इस अवस्था मतलब जब कीर्तिचंद छोटा ही था तो उसका जो पापा था रत्नचंद थोड़ा वृद्धावस्था में ही मतलब बूढ़ा हो जाता है, जो अपने शासनकाल को चलाने में असमर्थ था। कल्पानी गार, भेटा, पिथौरागढ़ से ताम्रपत्र में महाराजा धीराज श्री कल्याणचंद देव का नाम मिलता है। कल्पानी गार पिथौरागढ़ में है, जो भेटा पड़ता है, भेटा से ताम्रपत्र में महाराज धीराज कल्याणचंद देव का नाम मिलता है। ये जो आपको बता रहा है। इसके बाद आपको प्रतापचंद मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ताराचंद कुछ नहीं मिलेगा। मालिकचंद कुछ नहीं मिलेगा। आपको ऐसे ही आपको नोट्स पर बनानी है और लिखनी है। इसके बाद आप जाएंगे आगे, कल्याणचंद, पूर्णचंद कुछ नहीं मिलेगा। कल्याणचंद भी 41, 42 पर भी कुछ नहीं मिलेगा। पूर्णचंद। अब आएगा हमारा 43वें नंबर का भीष्मचंद, भीम की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भीष्मचंद। भीष्मचंद पर आपको क्या याद रखना है, चंपावत से शासन करने वाला अंतिम चंद्रवंश शासक। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंपावत से शासन करने वाला अंतिम चंद्र शासक पूछा गया है, जो कि SSS आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। राजधानी परिवर्तन करने की कोशिश अल्मोड़ा में किसने? इसने राजधानी परिवर्तन करने की कोशिश कहाँ की? अल्मोड़ा की, लेकिन कर नहीं पाया। इसके बाद करेगा शासक। अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किसने किया? भीष्मचंद। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किसने किया? भीष्मचंद ने। इसके बाद आगे आपको याद रखना है, भीष्मचंद की हत्या एक षड्यंत्र में गजवा नामक खसिया ने कर दिया था अल्मोड़ा में। ठीक है, आपको याद रखना है कि भीष्मचंद की हत्या किसने की थी और षड्यंत्र किसने रचा था? गजवा नामक खसिया शासक ने किया था, मतलब रचा था। अल्मोड़ा से शासन करने वाला शासक बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले जितने भी शासक हुए हैं 1 से लेकर 42 तक, 43 तक, वो सारे के सारे आपके चंपावत से। बहुत आपको नोट डाउन करना है, 1 से लेकर के 43 तक जितने भी शासक होंगे बच्चों, वो सारे के सारे चंपावत से ही क्या करेंगे? आपका मतलब राजपाट वहाँ संभालेंगे। लेकिन बालो कल्याणचंद ऐसा शासक आएगा जो राजधानी को परिवर्तन करेगा और अल्मोड़ा से शासन करने वाला पहला शासक बनेगा। बालो कल्याणचंद 1563 में चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी बनवाया। इसने परिवर्तन कर दिया पूरी तरीके से, उसने राजधानी बनवा दिया अल्मोड़ा, लेकिन कोशिश किसी से पहले भीष्मचंद ने। ठीक है, इसके बाद अपने साथ उप्रेती और पंत को कर्मचारी बनाकर अपने साथ लिया। यहाँ से वो चंपावत से उप्रेती और पंत को कर्मचारी बनाकर अपने साथ अल्मोड़ा ले गया बच्चों। अल्मोड़ा में उसने नैल पोखर का किला बनाया। अल्मोड़ा में इसने कौन सी किला बनाया? नैल पोखर। इससे पहले जबकि भीष्मचंद ने आपका क्या बनाया था? खगबना किला बनाया था अल्मोड़ा में। ठीक है, इस समय शिरा में हरिमल शासन कर रहा था। इस समय डोटी का जो शासक यहाँ शिरा में कर रहा था, वो हरिमल कर रहा था शासन। ठीक है, इसके बाद आपको बालो कल्याणचंद के पास 45वें नंबर का शासक पढ़ना है, रुद्रचंद। कौन सा पढ़ना है आपने? रुद्रचंद 45वें नंबर का शासक। मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रुद्रचंद किसके समकालीन था? मुगल बादशाह अकबर। अकबर आपको याद रखना है, कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है आईने अकबरी। आईने अकबरी से ज्ञात होता है कि कुमाऊं का क्षेत्र था वो दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। आप आईने अकबरी में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। अकबर को भेंट करता है कस्तूरी हिरन की खालें और झप्पू जो तिब्बती याक होता है, ये अकबर के दरबार में जाता है और कस्तूरी की हिरणों की खाली ले जाता है और झप्पू और तिब्बती याक जिसे बोलते हैं हम लोग, वो लेकर के आपका सॉरी बच्चों, तो किसके दरबार में जाता है? अकबर के दरबार में, मुगलों के अधीन। ठीक है, मुगल बादशाह। ठीक है, अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण इस समय हुसैन खां टुकरिया ने आक्रमण किया 1560-1575, जो एक लखनऊ का सूबेदार था। ये हुसैन खां टुकरिया कौन था बच्चों? लखनऊ का सूबेदार था, जो आपका क्या करता है? यहाँ पर आक्रमण करता है 1560 और 1575 में। आपको याद रखना है, ये सवाल भी बना है। इसके बाद सीरा से रुद्रचंद के भूमि दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। सीरा से एक भूमि दस्तावेज प्राप्त हुआ है, वो किसका है? रुद्रचंद का। इसके बाद आपको याद रखना है अकबर के समकालीन चंद शासक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अकबर के समकालीन चंद्रवंश शासकों निम्न में से कौन है, कौन नहीं है, पूछा गया सवाल। ठीक है, सीधे सीधे पूछ देगा, वो 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से
सोमचंद डाल देगा, इसमें से कुछ भारती चंद डाल देगा, या फिर कुछ बाद चंद डाल देगा। इसमें सबसे पहला अकबर के समकालीन जो शासक रहा है भीष्मचंद, इसके बाद बालो कल्याण चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हर हालत में याद रखना है कि कौन कौन से भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद, ये 4 के 4 चंद्रवंश के शासक हुए हैं जो अकबर के समकालीन रहे हैं। इसके बाद आपको याद रखना है रुद्रचंद मतलब चंदू का और अकबर मतलब बोले तो रुद्रचंद और अकबर का कैसा संबंध था। रुद्रचंद पहला शासक था जिसने तराई भाबर को जीतने की कोशिश की थी। मुगल बादशाह अकबर जब नागौर युद्ध अभियान पर था, एक बार अकबर नागौर युद्ध अभियान की ओर पर थे, तब रुद्रचंद और कुमाऊं सेना ने अकबर की सहायता की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस समय आपका रुद्रचंद है उसने अकबर की सहायता की थी नागौर युद्ध में। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल या 84 परगना का फरमान दे दिया था। तब से रुद्रचंद को जमींदार नाम प्रदान किया जाता है। ठीक है, तब से जमींदार नाम किसको पुकारा जाता है? रुद्रचंद को, जब उसको तराई माल भाबर का क्षेत्र मिल जाता है। रुद्रचंद ने तराई भाबर का प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए रुद्रपुर शहर की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका उत्तराखंड में एक उत्तम सिंह नगर के अंतर्गत ये रुद्रपुर नगर आता है। रुद्रपुर शहर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? रुद्रचंद को जाता है। ठीक है, तराई भाबर क्षेत्र की देखरेख के लिए। अच्छा बच्चों, मैं फिर से बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये चंद्रवंश रिवीजन करा रहा हूँ और मेरा इसमें पढ़ाने का कोई मकसद नहीं था। मैं आपको सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ, आप इसको क्या करेंगे, सुनेंगे और रिवीजन करके अच्छे से रिवीजन करेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, नोट्स बारीकी तरीके से आपको नोट्स बनाने के लिए आपको जो हमारी सीरीज़ आ रही है उस सीरीज़ को आप ज्वाइन करिए अच्छे से। प्लेलिस्ट में एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको वहाँ पर कंप्यूटराइज नोट्स के माध्यम से बढ़िया तरीके से आपको एकदम एचडी पॉइंट पर आपको पढ़ाया जाता है। उसको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे और रिकॉल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है अल्मोड़ा में मल्लों का महल का निर्माण। इसने रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण किया था, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। बालेश्वर मंदिर का पुनरुद्धार, इसने बालेश्वर मंदिर का फिर से क्या किया बच्चों? पुनरुद्धार। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया तथा किया और अपने राजकीय खर्च पर कुमाऊं के लोगों को संस्कृत की शिक्षा के लिए कश्मीर व काशी भेजा। कहाँ भेजा? कश्मीर व काशी, अपने निजी खर्च के तौर पर बच्चों की शिक्षा के लिए इसने काशी और कश्मीर में भेजा। इसके बाद आपको याद रखना है रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में संस्कृत भाषा की व्यवस्था की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि चंद्रवंश का वह कौन सा शासक जिसने अल्मोड़ा में संस्कृत भाषा की व्यवस्था की थी, उसका नाम है रुद्रचंद। ठीक है, इसके बाद हम आगे जाएंगे, इन पर अभी और पढ़ना है रुद्रचंद पर। रुद्रचंद ने भूकर का निर्धारण किया था। भूमापन के लिए भी भूमि इसने निर्धारण किया था। भूकर का भी इसने फिक्स कर दिया था। अनाजों का 1/6 भाग गांव से वसूल कर राजधानी लाने के लिए इसने कैनी व खसों का निर्धारण किया था। कैनी व खस कौन थे इसके समय पे? ये जो कर थे उसको वसूल करके राजधानी पहुंचाने का काम करते थे। रुद्रचंद स्वयं एक ज्ञानी शासक था। रुद्रचंद कैसा शासक था बच्चों? कई बार सवाल पूछा गया है। एक ज्ञानी शासक था, इसलिए इसने त्रिवेणी धर्मिणी ये पुस्तक लिखी थी। इसने कई सारी किताबें लिखी थी, ये मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करवा दूंगा। त्रिवेणी धर्म नामक पुस्तक लिखी थी, ये आपको अभी याद रखना है बस। ओले पड़ने पर थाली बजाकर सभी को सतर्क करने वाली ब्राह्मण यानी ओली जाति की व्यवस्था की थी। जैसे ओले पड़ते हैं ना हमारे गांव में या फिर हमारे शहर में या फिर कहीं पड़ते हैं तो हम कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन इसने ओले पड़ेंगे तो इसने थाली बजाकर सभी को सतर्क करने के लिए इसने एक ब्राह्मणी मंडली की क्या कर दी? ओली जाति की व्यवस्था कर दी थी। इसके बाद आपको याद रखना है जिस प्रकार गढ़वाल के 16 ब्राह्मण रसोइयों की भांति कुमाऊं में ऊंचे देखो, गढ़वाल में जब अजयपाल बनेगा वहाँ 16 ब्राह्मण कि वो क्या करेगा? एक 16 ब्राह्मण की मंडली बनाएगा जो क्या बनाएंगे? सिर्फ खाना बनाएंगे। उसी की भांति कुमाऊं में ऊंचे पदों पर मतलब चौथानी ब्राह्मण मंडली बनाई उसने। एक ब्राह्मणों की मंडली बनाई जो सिर्फ क्या काम करेंगे? विवाह करेंगे। और गढ़वाल का क्या करेंगे? जो 16 ब्राह्मण अजयपाल ने बनवाया था वो रसोइयों का काम करेंगे और यहाँ वाले किसका काम करेंगे? विवाह का काम करेंगे, और उनको बोला गया चौथानी ब्राह्मण। ठीक है, घरों की सेवा करने के लिए उसने छोड़ा और छोड़ियों को रखा। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने और चंद्रवंश का कौन सा शासक था जिसने घरों की सेवा के लिए छोड़ो और छोड़े की व्यवस्था की थी? ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद पोरी 15 बिस्वा का संबंध किससे था? एक बार सवाल पूछा गया यूके ने कि पोरी 15 बिस्वा चंद्रवंश में क्या था? आम जनता से इसका संबंध रहा है।
अब देखिए गढ़वाल आक्रमण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रुद्रचंद के समय पर। देखिए अब गढ़वाल आक्रमण किया इसने एक बार बलभद्र शाह उस टाइम पर कहाँ का शासक था? गढ़वाल का। कहाँ का शासक था बच्चों? गढ़वाल का। और वहीं आपका कत्यूरी शासक सुकाल देव जो एक मांडलिक राजा था, किसके अधीन? गढ़वालों के अधीन, बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर पे क्या कर रहा था वो? उस टाइम पर राज कर रहा था। और अल्मोड़ा में कौन बैठा है बच्चों? आपका रुद्रचंद। अब क्या करता है रुद्रचंद? गढ़वाल अभियान करता है। कौन कहाँ अभियान करता है? गढ़वाल अभियान। तो इसको भी जीतेगा और गढ़वाल को भी जीतने की कोशिश करेगा, जिसको हम कहेंगे ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध, जिसे हम किस युद्ध के नाम से भी जानते हैं? ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध। 1581 में जब चमोली में पहुंच जाता है रुद्रचंद, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य कत्यूरी वंश के अंतिम शासक सुकाल देव की हत्या कर बागेश्वर पर अधिकार। देखिए बधानगढ़ का युद्ध सबसे पहले तो आपको याद रखना है। ग्वालदम का युद्ध 1581 में किस किस के बीच हुआ था? रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच। साथ में जब इसको यहाँ से विजिट करके इधर को आता है तो उस टाइम पीरियड पर ये बागेश्वर को भी जीत लेता है। और वहाँ का शासक कौन था? आपका सुकालदेव। मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। बधानगढ़ युद्ध के दौरान रुद्रचंद का महान सेनापति पुरुषमंद मारा जाता है। ये बहुत दुखद घटना हुआ था रुद्रचंद को, क्योंकि ये बहुत रुद्रचंद का सबसे महान शासक रुद्रचंद का सबसे महान सेनापति बताया जाता है पुरुषमंद। इस युद्ध में मारा जाता है। कई बार आयोग ने सवाल पूछा, आपका उत्तराखंड के तमाम एग्जामों में ये सवाल बना है कि पुरुषमंद किसका सेनापति था जो बधानगढ़ के युद्ध में मारा गया है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है रुद्रचंद के दो पुत्र थे, लक्ष्मीचंद और शक्ति गुसाई। कई बार सवाल पूछा गया है लक्ष्मीचंद किसका पुत्र था और शक्ति गुसाई। अच्छा, लक्ष्मीचंद और शक्ति गुसाई रुद्रचंद के पुत्र थे। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शक्ति गुसाई के बारे में। शक्ति गुसाई यह जन्म से अंधा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है शक्ति गुसाई पर। देखिए मैं लास्ट में कौन शासक कैसा था, किस शासक ने कौन सा किला बनाया, वो एक डिटेल से एक अलग इसी वीडियो के अंत में एक बता दूंगा आपको, नोट बता दूंगा। ठीक है, प्रशासन की व्यवस्था वास्तव में यही करता था। जो प्रशासन की व्यवस्था थी ना, वास्तव में यही करता था, लेकिन मेन रोल इसका होता है। लेकिन उसके बाद जो बाहरी का प्रशासन की व्यवस्था होती है वो लक्ष्मीचंद करता है। मुट्ठी प्रणाली, वो नाली माप की प्रणाली शुरुआत, जो आप अभी भी आप देखते होंगे कि एक मुट्ठी ज़मीन खरीदता हूँ, 2 मुट्ठी खरीदता हूँ। और गांव में आप देखते होंगे 1 नाली अनाज, 2 नाली अनाज, या 1 नाली खाना पकाओ, 2 नाली खाना पकाओ। इस वाली व्यवस्था जिसने की थी वो शक्ति गुसाई ने की थी। वो जहाँ तक अन्न के बीज फेंकता था वहाँ तक उसकी एक मुट्ठी हो जाता था। और नाली मापन की प्रणाली भी उसी ने की थी। देखो अंधा होने के बाद भी कितना मूर्धन्य है। देखो आज जो आप मुट्ठी प्रणाली और नाली माप प्रणाली चलाते हो ना, ये उसी की देन है, शक्ति गुसाई की। इसके बाद आपको याद रखना है इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। इसे कुमाऊं का क्या कहा जाता है? धृतराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये धृतराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद लक्ष्मीचंद जो रुद्रचंद का पुत्र था और एक शक्ति गुसाई था। अब मेन रोल उसका था शक्ति गुसाई का, अब लक्ष्मीचंद का भी तो आएगा। लक्ष्मीचंद ने जहांगीर से भेंट की थी। आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि लक्ष्मीचंद ने किस मुगल शासक से भेंट की थी? जहांगीर। इसका उल्लेख जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरनामा में मिलता है। या जहांगीरनामा की जो आत्मकथा जहांगीर ने लिखी है तुझके जहांगीरनामा में आपका लक्ष्मीचंद का उल्लेख होता है साफ साफ। ठीक है, इसने भी अपने पिता की भांति गढ़वाल पर निरंतर आक्रमण किया। कम से कम इसने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया बच्चों। 7 बार निरंतर आक्रमण किया, 8वें बार में ये क्या करता है? जीतता है। वो जीतता तो क्या है, थोड़ा सा वहाँ के सेनापति को ये क्या करता है? खतरवा को मारता है, महपति शाह के सेनापति को। और इसी के उपलक्ष्य में कुमाऊं में क्या किया जाता है बच्चों? खतरवा त्योहार मनाया जाता है। अब देखिए मैंने बताया अपने पिता की भांति गढ़वाल राज्य पर निरंतर 7 बार आक्रमण किया और असफल रहा। 8वीं बार में वो सफल हो जाता है, इसलिए इसको लखुली विराल के नाम से भी लखुली विराल नाम से जाना जाता है। इतना आप याद रखेंगे। लक्ष्मीचंद 8वीं बार में गढ़वाल शासक मानशाह के सेनापति खतरवा को मार गिराया और तब से कुमाऊं में खतरवा त्योहार, मानशाह को जो सेनापति था खतरवा उसको ये मार गिराता है। तब से क्या करता है? तब से कुमाऊं में खतरवा त्योहार मनाने की एक रीत चली है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे मैंने बता दिया लक्ष्मीचंद जब छुप छुप करके क्या करता है? गढ़वाल में आक्रमण करता है। इसलिए इतिहासकार ने इसको किस नाम से संबोधित किया है? बिराली नाम से संबोधित किया है। किस नाम से? बिराली नाम से संबोधित किया है। लक्ष्मीचंद को 2 मुगल शासकों के समकालीन बताया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया अकबर, दूसरा जहांगीर। साफ साफ अकबर और जहांगीर, क्योंकि अकबर के काल में 4 चंद्रवंश शासक समकालीन हुए हैं और जहांगीर अभी तक आपको सिर्फ लक्ष्मीचंद पर याद रखना है। लक्ष्मीचंद किसके समकालीन था? मुगल बादशाह जहांगीर के। प्रशासन की व्यवस्था की बात करूं, लक्ष्मीचंद
दारमा घाटी पर नए सिरे से उसने प्रशासन की व्यवस्था की। जो दारमा होते ये इधर ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो धारचूला का ऊपर का रीजन रहता है, दारमा घाटी पर इसने क्या किया, प्रशासन की नए सिरे से इसने व्यवस्था की। सीमाओं में सूचक का प्रयोग किया, सीमा सूचक पत्थर, मतलब इसने जहाँ जहाँ इसकी सीमा थी वहाँ सीमा सूचक पत्थर इसने लगवाए। न्याय व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चंद्रवंश में इस लक्ष्मी चंद का। न्याय व्यवस्था की बात करूँ, ये न्याय दो प्रकार से किया करता है, न्यायवली और बिष्टावली। जो न्यायवली न्याय थी ये समस्त जनताओं के लिए थी, और जो बिष्टावली थी वो सेनाओं के लिए। मैं फिर से बताऊंगा बच्चों, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको अभी समझा नहीं रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपका चंद्रवंश रिवीजन करवा रहा हूँ। आपको डिटेल से मेरी क्लास पढ़नी है तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में बनी उत्तराखंड के इतिहास को कैसे समझे, उत्तराखंड का इतिहास को जानने का अच्छा स्रोत, वहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रत्येक 15-15 मिनट की वीडियो दे रहा हूँ रेगुलर। आप उनको अच्छे से रिकॉल करेंगे, उनको नोट्स बनाएंगे, और आने वाले एग्जाम में आप अपना प्रथम सबसे ऊंचे पर नाम दर्ज करवाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। आप तो बात मानने वाले ठहरे यार, कहाँ लगे हो आप इन इधर उधर के फालतू की बातों में, आप लोगों को टाइम ही कहाँ होता है। ठीक है बच्चों, तो अब फिर राज्य कर्मचारी के बारे में देखेंगे। ठीक है, सरकार परगने का जो सरकार का परगने, सरकार जो होता था वो परगने का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, सरकार क्या होता था, परगने का अधिकारी। फौजदारी, सेनाओं की अधिकारी, फौजदारी किसी का जाता है, सेनाओं के अधिकारी को। नेगी, राज्य का छोटे सा अधिकारी होते हैं, राज्य के सबसे निम्न मतलब एक छोटे से अधिकारी हुआ करते थे। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में किया, और शिवलिंग में ताबे की देखो जो बागेश्वर में बागनाथ मंदिर है ना, उसका जीर्णोद्धार, उसकी स्थापना आपका लक्ष्मी चंद ने 1602 में किया। ठीक है, और शिवलिंग में ताबिक को स्थापित किया है, शिवलिंग की ताबिक। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद लक्ष्मीचंद के पुत्र, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लक्ष्मीचंद के टोटल 22 पुत्र थे ऐसा बताया जाता है। मुख्य 4 ही पुत्रों का नाम आपको याद रखना है यहाँ पर, लेकिन हाँ ये तो आपको फिर भी याद रखें कितने पुत्र हैं, लेकिन कितने पुत्र के नाम आपको 4 ही पुत्रों के नाम आपको याद रखने हैं बच्चों। कितने पुत्रों के नाम याद रखने हैं, 4 ही पुत्रों के नाम याद रखने हैं। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा 4 पुत्रों के नाम, दिलीप चंद, त्रिमल चंद, नारायण चंद, नीला गुसाई। आपको इन चारों पुत्रों को आपको फिर से रिकॉल करना है, दिलीप चंद, त्रिमल चंद, नारायण चंद, नीला गुसाई। पूछा जा चुका सवाल है कि निम्न में से त्रिमल चंद के पुत्र कौन नहीं, लक्ष्मी चंद के पुत्र कौन नहीं थे। ठीक है, अच्छा, दिलीप चंद का पुत्र होता है विजय चंद, त्रिमल चंद। इसके बाद एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट बताता हूँ शॉर्टकट में। जो त्रिमल चंद था पंवार शासक श्याम शाह के यहाँ शरण लेता है, ये भाग करके यहाँ। नारायण चंद भाग कर नेपाल चले जाता है। नीला गोसाई इसका पुत्र होता है पाँच बहादुर चंद, जिसे हम बाजा भी कहेंगे, अभी आएगा बाजा, सबका बजाएगा उसके बाद ये बाजा। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा एक बार इनके पुत्रों पर चर्चा हो जाए तो सबसे पहला जो शासक बना लक्ष्मी चंद के बाद दिलीप चंद, कौन बना, दिलीप चंद। इसने मात्र 3 ही वर्षों तक यहाँ शासन किया बच्चों। चंद्रवंश में 3 ही वर्षों तक किसने शासन किया, दिलीप चंद ने। पंत एवं उपरेती जातियों ने इस समय विद्रोह किया। दिलीप चंद के समय में पंत और उपरेतियों ने, अराजकता अशांति का काल फैल गया था। इसके समय से धीरे धीरे चंद्रवंश में अशांति का काल फैल जाता है बच्चों। इसकी मृत्यु क्षय रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। क्षय रोग जिसे टीबी रोग कहा जाता है, आपको याद रखना है, क्षय रोग तबीयत के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसी का पुत्र विजय चंद शासक करता है। विजय चंद चंद्रवंश में माना जाता है कि इसके समय दरबार के 2 व्यक्तियों सुखराम कार्की व विनायक भट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुखराम कार्की और विनायक भट्ट इसके दरबारियों ने ही इसके खाने में जहर मिलाकर क्या करती थी, हत्या करती थी। विजय चंद की हत्या का चक्रव्यूह त्रिमल चंद ने रचा था। असल में जो विजय चंद है इसकी हत्या इसी के चचा ने किसने रची थी, त्रिमल चंद ने इसकी हत्या की, चक्रव्यूह रची थी। आपको याद रखना है, कई बार सवाल बना है। नेक्स्ट इस पर नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, चंद्र राज्य व्यवस्था के लिए यही लोग जिम्मेदार थे, सुखराम कार्के और विनायक भट्ट जी। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है त्रिमल चंद, जब विजय चंद मर जाता है उसके बाद त्रिमल चंद यहाँ का शासक बन जाता है चंद्रवंश से। महरा दल ने समर्थन किया, कडोलगढ़ गांव चंपावत में रहता है, आपको पता है। अभी भी जहाँ पर आपको महरा और फरत्याल का चंपावत में जिस ओर ये जाएंगे उसी ओर पूरा यहाँ का राजनीतिक लहर उसी ओर चली जाती है बच्चों। महरा दल ने चंपावत समर्थन किया किसका, त्रिमल चंद का, और ये कौन सी गाँव में रहते हैं, कडोलगढ़ में। ठीक है, इसने उत्तराखंड में रसोई दरोगा का पद सृजन किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड में रसोई दरोगा का पद किसने सृजन किया, त्रिमल चंद ने। और कर्ण कठायत को रसोई दरोगा, पहला रसोई दरोगा कौन था चंद्रवंश में, कर्ण कठायत। कई बार सवाल बना है और बनाएगा भी आगे कि कर्ण कठायत कौन था। कर्ण कठायत उत्तराखंड में रसोई दरोगा पर नियुक्ति होने वाला पहला शासक। त्रिमल चंद का पूरा शासनकाल खस राजा पीर संबल के विद्रोह को दबाने में ही चला। अब इसको शासन व्यवस्था संभालने का समय ही नहीं मिला तो इसका अधिकतर समय विद्रोह को दबाने में ही चले गया। और वो भी कैसा विद्रोह,
खस राजाओं। इसके बाद बाज बहादुर चंद 50वें नंबर का शासक, जो सबकी बजाएगा 1638 से 1678 के ईस्वी में। नीला गुसाई का पुत्र था, आपको पता है नीला गुसाई लक्ष्मीचंद का पुत्र था। इसके बाद आपको याद रखना है राज्य का विस्तार सबसे अधिक इसके समय पे हुआ। मूल नाम बाजा, बाज बहादुर का मूल नाम पूछा गया है बाजा। उपाधि बहादुर शाह किसने दी थी? शाहजहां ने दिया था बहादुर। शाहजहां ने इसका नाम क्या दिया था? बहादुर। ये शाहजहां का समकालीन था बच्चों। ये किसका समकालीन था? बाज बहादुर चंद शाहजहां का समकालीन था। तराई भाबर क्षेत्र, और ये शाहजहां कौन है? मुगल। तराई भाबर क्षेत्र में कठेर हिंदू राजा का आक्रमण। इसके समय में तराई भाबर क्षेत्र में कठेर हिंदू राजा का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। फिर से मैं बताना चाहूँगा बच्चों, मैं आपको स्थिति पर रिविजन करवा रहा हूँ, फिर से मैं आपके दिमाग में ये बात बिठा लूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट 1627 1628 में जब शाहजहां मुगल वंश का शासक बना, जब शाहजहां 1627 में मुगल वंश का शासक बना, तब उसने सभी भारतीय शासकों को यह निर्देश दिया था कि वह राजभवन में उपस्थित हो, लेकिन गढ़वाल का शासक महेपति शाह उपस्थित नहीं हुआ। थोड़ा सा इस पर देखिए, इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध रहा है उत्तराखंड का कुमाऊं और गढ़वाल से। देखिए शाहजहां एक बार क्या करता है आपका, जब शासक बनता है 2728 में, तो ये क्या करता है? एक पार्टी देता है। क्या करता है? पार्टी देता है। तो क्या करता है उस टाइम पीरियड पर, यहाँ का गढ़वाल का शासक महेपति शाह होता है, ये क्या नहीं करता? उस पार्टी में शामिल नहीं होता है। इसी समय शाहजहां ने गढ़वाल विजय अभियान शुरू किया। इसी समय शाहजहां क्या करता है? गढ़वाल विजय अभियान की ओर रुख करता है। और एक थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पर, महेपति शाह को अक्खर राजा महाबोधन प्रदंड नाम से भी जाना जाता है। ये आपको खाली रिकॉल के लिए याद रखना है, क्योंकि जब मैं आपको पावर पॉइंट्स रिकॉल कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, वहाँ पर भी इस व्यक्ति का नाम आएगा, फिर अच्छे से हम उसके बारे में वहाँ पढ़ेंगे। 1635 में महेपति शाह की मृत्यु के बाद शाहजहां ने गढ़वाल पर आक्रमण करवाया था। तब गढ़वाल शासक पृथ्वीपति शाह एवं संरक्षिका माता रानी कर्णावती थी। उस टाइम पर जब 1635 में इसने पहली बार आक्रमण किया, वहाँ उस टाइम पर पृथ्वीपति शाह बहुत छोटा था, और वहाँ की संरक्षिका पृथ्वीपति शाह की माता जी कौन थी? रानी कर्णावती। लेकिन इसने एक बार नहीं, 35 में नहीं, इसने दोबारा आक्रमण किया 54 में। शाहजहां ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण किया। इस युद्ध में बाज बहादुर चंद ने शाहजहां की मदद की। अब देखो, बाज बहादुर चंद ने मुगलों की मदद की थी। किसकी मदद की थी? मुगलों की। क्यों? शुरुआत से ही मुगल और चंद वंश का संबंध बहुत अच्छा रहा है, इसलिए। अब जब इस युद्ध में इसने क्या किया, बाज बहादुर ने शाहजहां की मदद की। इस युद्ध के बाद बाजा को बहादुर की उपाधि आपका शाहजहां ने ही तभी दिया था, बहादुर की उपाधि नहीं तो इसका नाम क्या था? बाजा था बच्चों सिर पे, तभी तो लोगों की बजाता रहा। घोराखाल गोलू देवता मंदिर नैनीताल, कई बार सवाल पूछा है, गोलू देवता मंदिर घोराखाल में कहाँ है? नैनीताल में। का निर्माण बाज बहादुर चंद ने किया था। आपको राइट आंसर आपको देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, बाज बहादुर चंद को गढ़वाल युद्ध अभियान में मुरादाबाद के सूबेदार रुस्तम खान ने मदद की थी। जब बाज बहादुर चंद गढ़वाल में आपका शाहजहां का क्या कर रहा था? शाहजहां का साथ दे रहा था। साथ में रुस्तम खान ने भी इसकी मदद की थी, और साथ ही साथ तराई क्षेत्र के लिए तब से बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का सबसे बड़ा जमींदार कहा। तब से कुमाऊं का सबसे बड़ा जमींदार भी इसी युद्ध के बाद आपका बाज बहादुर चंद को बताया जाता है, कुमाऊं क्षेत्र का, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, जमींदार एक उसकी भी नाम रुद्रचंद, अकबर ने कहा था इसको जमींदार रुद्रचंद को भी। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो 84 माल परगना इसको देते थे अकबर। इसके बाद कुछ मुगल शासक 1627 से 1658, ठीक है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर इसको याद नहीं रखोगे तो बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ मुगल शासक शाहजहां के कार्यकाल के दौरान। अब देखिए, शाहजहां अंतिम क्षण में है और उत्तराधिकार के लिए युद्ध होना स्टार्ट हो जाता। दारा शिकोह, शाहजहां और औरंगजेब और मुराद, ये आपके शाहजहां के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र? 4 पुत्र। और उत्तराधिकारी का युद्ध इन्हीं के बीच में होता है, दारा शिकोह और औरंगजेब में असल में। और कब होता है? सामगढ़ का युद्ध 1658 में। सामगढ़ का युद्ध कब होता है? 1658 में सामगढ़ का युद्ध और दारा शिकोह व औरंगजेब के बीच, आपको याद रखना है। दारा शिकोह व औरंगजेब के बीच सामगढ़ का युद्ध होता है 1658 में उत्तराधिकारी के लिए। और ये सामगढ़ कहाँ है? आगरा में। कहाँ है बच्चों? आगरा में, ठीक है। आगरा में इन दोनों के बीच युद्ध होता है। अब देखिए इस युद्ध का परिणाम। इस युद्ध के दौरान दारा शिकोह का पुत्र बाज बहादुर चंद के पास आया, और उसका नाम क्या था? सुलेमान शुक्र। इस युद्ध में ना दारा शिकोह मारा नहीं जाता है। दारा शिकोह तो इसके बाद देवराय के युद्ध में मारा जाता है असल में। लेकिन आपको याद रखना है, दारा शिकोह का पुत्र, दारा शिकोह तो भाग जाता है यहाँ से, लेकिन उसका पुत्र यहाँ से भाग करके कहाँ जाता है? बाज बहादुर चंद के पास। अच्छे से बताऊंगा, आपको समझाऊंगा भी, लेकिन अभी इतना ही याद रखिए कि दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह किसके शरण में आया था? पहले तो बाज बहादुर, लेकिन इसने शरण नहीं दी। क्यों? क्योंकि अब शासक कौन बन गया वहाँ का? औरंगजेब। कौन बन गया? औरंगजेब। इसलिए तो नहीं दिया, क्योंकि मुगलों से नहीं तो ये दुश्मनी नहीं लेता। सुलेमान शिकोह को शरण गढ़वाल के शासक पृथ्वीपति शाह ने दिया था। किसने दिया था? पृथ्वीपति शाह ने।
कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला चंद शासक बाज बहादुर चंद था और औरंगजेब से प्रभावित होकर, किससे प्रभावित होकर, औरंगजेब से प्रभावित, क्योंकि जजिया कर क्या होता है, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक संपत्ति कर है जजिया कर। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, बाज बहादुर चंद ने अपने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने के लिए निम्न प्रयास किए थे। इसने क्या किया, बाज बहादुर चंद ने मुगल दरबार के भांति बनाने के लिए इसने क्या किया, कई नए पद सृजन किए। इसने मुगल दरबार के समकक्ष बनाने के लिए कर्मचारी उनके नाम से अनुरूप पुकारा इसने। जैसे मुगल दरबार में कर्मचारियों को उनके पद के अनुरूप पुकारा जाता था। इसने क्या किया, पानी भरने वाले को पनेरू कहा। क्या कहा बच्चों, पानी भरने वाले को पनेरू कहा। और फल लाने वालों को इसने फुलेरिया कहा। मंदिरों की रक्षा करने वाले को मटवाल कहा। हर हर की आवाज़ कर राज परिवार को जगाने वाले को इसने क्या बोला, हर बोला कहा। क्या कहा, हर बोला। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चंद शासक ने मुगलों जैसा ही राज दरबार बनाने की कोशिश की, बाज बहादुर चंद ने। 1699 में बाज बहादुर चंद सौर की यात्रा कर चुका था। एक बस नोट डाउन करना है आपने, सौर को खड़ायत परगना भी कहा जाता है। जो आपका पिथौरागढ़ है ना, उसको खड़ायत परगना भी कहा जाता था। सौर स्थित उर्ग जो रई में है, रई में एक गांव है सौर स्थित उर्ग नामक गांव को भारती चंद ने सदानंद जोशी को पूर्व में ही दिया था। भारती चंद ने सदानंद जोशी को उर्ग नामक एक गाँव में क्या दिया था, आपका दान दिया था। बाद में बाज बहादुर चंद ने रतन जोशी को उर्ग के बदले तल्ला रियासी में एक जुला गाँव दिया। बाद में बाज बहादुर चंद ने क्या किया बच्चों, इन्हीं के वंशजों को जोशी को क्या किया, उर्ग के बदले आपका तल्ला रियासी में एक गांव और दान दिया। सदानंद जोशी है, सदानंद को लोटला राठ ब्राह्मण भी कहा जाता है। सदानंद जोशी जो आपके ब्राह्मण थे उसको लोटला राठ ब्राह्मण भी कहा जाता है। बाज बहादुर चंद ने भोटिया तथा तिब्बतियों से सिरती नामक कर वसूला। यह कर नगद के रूप में लिया जाता है। किस रूप में लिया जाता है, सिरती कर नगद के रूप में भोटिया और तिब्बतियों से। कई बार सवाल बना है बच्चों ये। ठीक है। इसके बाद थल स्थित जो मुनस्यारी का पिथौरागढ़ में एक जगह है थल, मुनस्यारी और पिथौरागढ़ के बीच में मतलब मुनस्यारी तहसील में थल स्थित एक हथियार देवालय का निर्माण बाज बहादुर चंद ने किया, जबकि थल में शिव मंदिर का निर्माण रुद्रचंद ने। ठीक है, आपको बाज बहादुर चंद ने किया था। एक हथियार देवालय का बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह है। जो ये एलोरा का कैलाश मंदिर है जो औरंगाबाद मध्य प्रदेश में है, उसकी बनावट और इस मंदिर की बनावट एक जैसा है। इस देवालय एक हथियार देवालय की बनावट एक जैसा है बच्चों। ठीक है। मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए भोजन, वस्त्र और स्थान आदि की व्यवस्था के लिए 5 गाँव की माल गुलजारी मुकर्रर कर दी इसने क्या कर दिया, जो भी मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे उनके लिए इसने क्या किया, 5 गाँवों से जितने भी राजस्व इनकम आएंगे वो सारे के सारे इस पर लगा दिए थे। ठीक है। अच्छा, आपको इसके बाद याद रखना है बाज बहादुर चंद के अन्य संघर्ष। मैं फिर से बताऊंगा, ये चंद वंश का सिर्फ विभाजन करा रहा हूँ मैं आपको। तिब्बत अभियान के दौरान हुनियों का दमन किया इसने। गढ़वाल के साथ निरंतर युद्ध नीति को जारी रखा इसने। कत्यूरी सर्ल में मनीला किले पर आक्रमण कर उसे नष्ट किया। कत्यूरी जो आपका बागेश्वर और अल्मोड़ा के रीजन पर है, इसने मनीला किले को क्या किया, आक्रमण किया और वहाँ के किले को नष्ट करवा दिया था। इसके बाद आपको याद रखना है बाज बहादुर चंद ने 1674 में ब्यास घाटी को चंद राज्य मिला शामिल कर लिया। ब्यास घाटी को कब शामिल किया, बाज बहादुर चंद ने 1674 में। ठीक है बच्चों। इसके बाद याद रखना है बाज बहादुर चंद में नेक्स्ट पॉइंट, बाज बहादुर चंद पंवार राज्य को जीता और वहाँ के कुछ मतलब चमोली वाले रीजन को जीता और नंदा देवी की मूर्ति वहाँ से उठा करके लाता है और अल्मोड़ा नंदा देवी के मंदिर में चढ़ा लेता है बच्चों। ठीक है, आपको याद रखना है ये भी। इसके बाद बाज बहादुर चंद के बारे में एक कहावत है, बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। आपको ये याद रखना है किस व्यक्ति पर या किस शासक पर, चंद वंश पर यह वाक्य कहा गया है, वो आपका बाज बहादुर चंद। आपको इसके बाद याद रखना है कस्तूरी, खाल, नीर, विशी, खुकरी तथा सोने चांदी के बर्तन लेकर ये दिल्ली दरबार जाते हैं। कहाँ जाते हैं बच्चों, दिल्ली दरबार। ठीक है। इसी बीच आपका तीलू रौतेली अचानक से इसमें कूद पड़ती है। तीलू रौतेली का संबंध रहा है कुमाऊं गढ़वाल राज्य से, राजवंश से। तो थोड़ा सा तीलू रौतेली के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। भले ही मैंने प्लेलिस्ट में तीलू रौतेली के बारे में डिटेल से आपको तीलू रौतेली के बारे में बताया है, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। जन्म 8 अगस्त 1661 में गरुड़ गांव पौड़ी गढ़वाल में जन्म हुआ था। कई सारे एग्जाम बार उत्तराखंड एग्जाम इस तीलू रौतेली पर पूछता है, जिसे हम तिलोत्तमा भी कहते हैं। आपको याद रखना है गरुड़ गांव पौड़ी गढ़वाल में 8 अगस्त 1661 में इनका जन्म होता है। पिता भूप सिंह रौतेला, कहीं कहीं पर गंगू गोलार भी इसको बोला जाता है। माता मैणावती, भाई भक्तू और पथवा 2 भाई थे। दोस्त बेल्लू, रिक्कू, देवली, बेल्लू और रिक्कू या देवली, इसको बेल्लू, एक का नाम बेल्लू, एक का नाम रिक्कू, इसके दोस्त। घोड़ी बिंदुली, आपको याद रखना है।
इसके बाद पंवार वंश का शासक फतेहपति शाह के दरबार में सभासद पद पर गंगू गोलार नियुक्त था। इसके पापा फतेहपति शाह के शासनकाल में गंगू गोलार क्या थे, सभासद पद पर नियुक्त थे। आपको याद रखना है। इस समय कुमाऊं और गढ़वाल में कत्यूरी का अभद्र चरम सीमा, मतलब क्या कर रहे थे, कुमाऊं और गढ़वाल में कत्यूरी शासक क्या कर रहे थे, उपद्रव मचा रहे थे, मतलब विद्रोह करते। इस कोशिश में गंगू गोलार ने कत्यूरियों को रोकने के लिए कोशिश की थी। इस कोशिश में इसकी मृत्यु मानी जाती है। इस कोशिश में आपकी किसकी मृत्यु मानी जाती है, तीलू रौतेली। फिर से बताऊंगा, तीलू रौतेली के बारे में मैंने पूरा डिटेल से, मैंने पूरा एक 20 मिनट की वीडियो या 15 मिनट की वीडियो आपको वहाँ पर दे रखा है, उसको देखिएगा। तीलू रौतेली ने कत्यूरियों से 7 वर्षों तक निरंतर युद्ध किया, जो विश्व की एकमात्र महिला बताई जाती है जो 7 वर्षों तक निरंतर युद्ध करने वाली। उत्तराखंड गढ़वाल की लक्ष्मीबाई नाम से जाना जाता है तीलू रौतेली को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एससी कई बार इस सवाल को पुटअप कर चुका है और पुटअप करेगा आगे भी। जॉन ऑफ आर्क अभी तक कई कम बार पूछा जा चुका सवाल है, नाम से भी तीलू रौतेली को जाना जाता है। भुप्पा सिंह नेगी के साथ 15 वर्ष की आयु में सगाई हुई थी, जो चौंतकोट का निवासी था। चौंतकोट का निवासी जो आपका भुप्पा सिंह था, इससे इसकी सगाई हुई थी मात्र 15 वर्ष में ही। इसके बाद आपको याद रखना है, तीलू रौतेली ने अपने युद्ध की शुरुआत खैरागढ़ी से की थी और खैरागढ़ी सल्ट महादे अल्मोड़ा को भी इसने जीता था। यहाँ से खैरागढ़ी से इसने युद्ध की शुरुआत की थी, सल्ट महादे को भी इसने जीता था। इसका अंतिम युद्ध बीरा खोला था, जो इसने जीता था। कहा जाता है कि सलाड़ी खेत नामक स्थान पर उसकी घोड़ी बिंदुली वीरगति हो गई थी और उनके दोस्त विलनसेन युद्ध में शहीद हुए। उनके जो 2 दोस्त थे, जो विल्लू और रिक्कू थे, भिलनसेन युद्ध में क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और बिंदुली आपका सलारी युद्ध में। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट, कहा जाता है कि रामू रजवान ने इनकी हत्या कर दी थी और कांडवा गांव पूर्वी न्यार नदी थलीसैन व्यास गंगा पौड़े गढ़वाल में। इस वाले रीजन को आपको याद रखना है किसी भी हाल में, कि तीलू रौतेली की हत्या किसने कर दी थी, रामू रजवा ने पीछे से आकर के, जब नदी में कहा जाता है तीलू रौतेली वहाँ पर नदी में पानी पी रही थी, कोई कहते हैं नहा रही थी, जो भी कर रही थी, बट वहाँ पर इसने क्या कर दिया था, इस रजवा ने इसकी हत्या कर दी थी। एग्जाम की पॉइंट है तीलू रौतेली पर। तीलू रौतेली की याद में रणभूत कौतिक मेले की शुरुआत हुई तथा इनकी याद में जागर थड़िया नृत्य किया जाता है। थड़िया नृत्य क्या है, एक नृत्य है, और ये तीलू रौतेली के इनकी याद में जागर किया जाता है, आज भी आपको याद रखना है। इस वीरांगना की मृत्यु को इतिहास में महाकलंक बताया जाता है। ऐसी मृत्यु किसी की न हो, इतिहासकार ऐसा कहते हैं, इसलिए सभी कहते हैं क्या, इतिहासकार क्या, महाकलंक बताया जाता है बच्चों। तीलू रौतेली ने कत्यूरी शासकों को भागने के लिए गौरिल्ला युद्ध की पद्धति की शुरुआत की थी और इसे इसके गुरु गौरीनाथ ने सिखाया था, इस गौरिल्ला युद्ध। ठीक है, गौरिल्ला युद्ध की शुरुआत यही से मानी जाती है, ऐसा कहते हैं। फिर अनेक जगह अनेक आपको फैक्ट मिलते रहेंगे। अभी आप शुरुआत यहीं गौरीनाथ ने सिखाया था, आप याद रखिएगा। तीलू रौतेली पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014 से शुरू हुई थी, उत्तराखंड सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीलू रौतेली पेंशन योजना अप्रैल 2014 से शुरू मानी जाती है, हुई थी, मतलब पेंशन योजना तीलू रौतेली पेंशन दिया जाता है कृषि कार्य करते हुए विकलांग महिलाओं के लिए। आपका तीलू रौतेली पेंशन योजना चलाई गई है। एक स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार 8 अगस्त, स्त्री शक्तियों को आपका 8 अगस्त को तीलू रौतेली पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 8 अगस्त को तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीलू रौतेली जयंती कब मनाई जाती है, 8 अगस्त को बच्चों। ठीक है। इसके बाद हम 51वें नंबर का शासक उद्योत चंद के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय चंद के बाद यह वही राजा था जिसने नेपाल डोटी पर आक्रमण किया और वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया था। ठीक है, भारतीय चंद पर ऐसा शासक जिसने डोटी पर आक्रमण किया, उद्योत चंद, और वहाँ के इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर क्या कर लिया बच्चों, अधिकार कर लिया। 1678 में बधानगढ़ चमोली पर आक्रमण किया और इसमें इसका सेनापति मेसी साव मारा गया। मेसी साव किस युद्ध में मारा जाता है, बधानगढ़ युद्ध में, और ये युद्ध किया था इसने 1678 में। उद्योत चंद के सेनापति मेसी साव और हेरू देवपा। उद्योत चंद के 2 सेनापति मेसी साव और हेरू देवपा। मैं फिर से बताऊंगा बच्चों, मैं सिर्फ रिवाइजन करवा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, रिवीजन, और मैं फटाफट आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ डिटेल से समझा रखा है मैंने, बहुत मजे में। ठीक है, मैं ये सिर्फ आपके रिविजन के लिए लाया हूँ। उद्योत चंद के समय गढ़वाल। ठीक है, 1679 में उद्योत चंद ने चांदपुरगढ़ चमोली को जीता। उद्योत चंद के प्रारंभिक समय पर डोटी शासक देवपाल ने चंपावत को जीता
था उद्योग चंद ने भगाया, अजमेरगढ़ तक पीछा किया उसका। कहाँ तक पीछा किया बच्चों? अजमेरगढ़ तक। गढ़वाल और डोंटी विजय के उपरांत, जब उसने गढ़वाल और डोंटी विजय के उपरांत उद्योग चंद तीर्थ यात्रा करने हेतु प्रयागराज गया नहाने के लिए, और रघुनाथ मंदिर जो वहीं पर है स्नान करने गया, मतलब प्रयागराज। ठीक है बच्चों। पुनः जब वो वहाँ गया, देवपाल का आक्रमण हुआ 1996 में, और लेकिन 1996 के बाद इसने टैक्स देना बंद किया। उद्योग चंद ने फिर भगाया और शीतकालीन राजधानी, अब तो वो आगे तक जाएगा, जुराइल दीपाइल कोट तक इसको भगाया और इसका पीछा वहाँ तक किया। अजमेरगढ़ नेपाल उड़ेल धुर पर स्थित है। कई बार सवाल पूछा गया है अजमेरगढ़ कहाँ है? नेपाल उड़ेल धुर पर स्थित है ये। जुराइल दीपाइल कोट सेठी नदी पर स्थित है, जो इनकी कैसी राजधानी रही है? शीतकालीन राजधानी है, और जबकि अजमेरगढ़ ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। ठीक है। खैरागढ़ी की संधि पूछी जा सकती है। 1688 में उद्योग चंद व देवपाल द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि डोटी के शासक चंद शासक को कर देंगे। डोटी के जो शासक होंगे वो चंद शासकों को कर देंगे। ये खैरागढ़ी की संधि में हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ नहीं। डोटी ने इसका क्या किया? उल्लंघन किया बच्चों। उद्योग चंद एक धार्मिक तपस्वी शासक रहा था। उद्योग चंद ने 1000 दीपक जलाकर, जब दीपाइल कोट पर आक्रमण करने के बाद दीपावली 1000 दीपक जलाकर दीपावली मनाई, ऐसा बताया जाता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, पार्वतीश्वर एवं उद्योग चंद्रेश्वर, अल्मोड़ा। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हो गया, पार्वतीश्वर हो गया, उद्योग चंद्रेश्वर हो गया, अल्मोड़ा। ये सारे के सारे मंदिर इसने बनवाए, और ये सारे के सारे मंदिर कहाँ बनाए? इसने अल्मोड़ा में। ठीक है। उद्योग चंद के ने अल्मोड़ा में 2 महलों का स्थापना की, तल्ला महल और रंग महल। ठीक है। तल्ला महल और रंग महल उद्योग चंद ने बनाया था बच्चों। उद्योग चंद के राजकवि मतीराम और दरबारी कवि मदन, आपको दोनों ही नाम आपको याद रखना है। राजकवि कौन था? मतीराम, और दरबारी कवि कौन था? मदन। इसके बाद आपको याद रखना है, ब्रह्म ताम्रपत्र से जानकारी मिली है कि दाई माता नाम की बीमारी हुई थी, और उसको राजवैद्य वर्देय जोशी ने ठीक किया था। दाई माता नामक बीमारी किसे हुई थी? उद्योग चंद को सवाल पूछा गया है, और इसके ही राजवैद्य ने वर्देय जोशी ने इस दाई माता की बीमारी को क्या किया था? ठीक किया था। कोई कहता है इसी दाई माता के कारण इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ज्ञानचंद द्वितीय, जानकारी का स्रोत ताम्रपत्र लेख। 1698 में शासक बनता है। ज्ञानचंद के बारे में आपको याद रखना है कि गढ़वाल आक्रमण और नेपाल 1699 बधानगढ़ चमोली को जीतता है। ये श्रीनगर को 1703 में जीतता है, और 1705 में चांदपुरगढ़ को भी ये जीतता है। कौन? ज्ञानचंद द्वितीय। 1699 में बधानगढ़ चमोली को जीतता है, 1703 में श्रीनगर पोड़े को जीतता है, और 1705 में चांदपुरगढ़ चमोली को जीतता है। नेपाल को भी 1704 से युद्ध में शिरा को डिडिहाट में हुआ था। ये डोटी से युद्ध करता है 1704 में। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, जब ये बधानगढ़ ये जब गढ़वाल पर आक्रमण कर रहा होता है बधानगढ़ से वो नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लाया, और अल्मोड़ा स्थित नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया स्वर्ण प्रतिमा को। आपको याद रखना है कि जो अल्मोड़ा में नंदा मैया के ऊपर स्वर्ण प्रतिमा स्थापित किया गया है, वो किस शासक ने किया था? ज्ञानचंद द्वितीय ने। डोटी अभियान 1704 में ज्ञानचंद द्वितीय की सेना को कुमाऊं के सीरा में ही मलेरिया ग्रस्त भाबर क्षेत्र में लड़ना पड़ा था। कुमाऊं में कब हुआ था मलेरिया? ये सवाल पूछा जा सकता है। 1704 में। कब हुआ था? 1704 में। इससे डोटी नरेश हारकर भाग तो गया, किंतु ज्ञानचंद की सेना मलेरिया की शिकार हो गई। काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा इसको। उद्योग चंद और ज्ञानचंद ने सीरा और सौर में निम्न मंदिरों का निर्माण किया। चोपता मंदिर पिथौरागढ़, नकुलेश्वर मंदिर पिथौरागढ़, कासनी मंदिर पिथौरागढ़, मरसौली मंदिर पिथौरागढ़, ये सारे के सारे मंदिरों का निर्माण उद्योग चंद और ज्ञानचंद ने करवाया था। ये आपको याद रखना है बच्चों। इसके बाद क्या याद रखना है? ज्ञानचंद के द्वारा बनाए गए मंदिर को देवल या धौल कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञानचंद के द्वारा बनाए गए मंदिर को क्या कहा गया है? देवल या धौल कहा गया है। ये आपको किसी भी हाल में याद रखना है। इसके बाद आपको जगतचंद याद रखना है, 53वें नंबर का शासक। जगतचंद सर्वाधिक उत्कृष्ट का काल बताया जाता है। जगतचंद 53वें नंबर से सर्वाधिक यश प्राप्त जनता से प्राप्त किया। कुमाऊं का स्वर्ण काल बोला जाता है। 1000 गायों को दान दिया था। इसकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। आपको याद रखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ मैं बच्चों आपको। गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह को हराकर उनकी राजधानी श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दे दिया, और दोबारा फतेहपति शाह ने उसको श्रीनगर को जीत लिया था। चंद राज्य में अवंतिका काल देवीचंद से। इसके बाद जो देवीचंद पढ़ाऊंगा, यहाँ से चंद वंश का काल क्या हो जाएगा? अवंतिका काल शुरू हो जाएगा, मतलब हरासमान। जानकारी ब्रह्म ताम्रपत्र में महाराज कुमार देवी शाह गुसाई। जिझार चंपावत ताम्रपत्र में जानकारी मिलती है, महाराज कुमार श्री देवी शाह गुसाई जी आपका नाम मिलता है। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। दीपचंद को
कहीं कहीं आपको देवीचंद भी मिलेगा। कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने का लालच किया इसने, क्योंकि चाटक और मतलब चालाक पंडितों को दान दिया इसने और दक्षिणा देने में व्यस्त रहा, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें होगा आपका, अपने दरबारियों के पंडितों के बहकावे में आकर देवीचंद ने रोहिल्ला सरदार दाऊद खां के साथ मिलकर मुगल बादशाह से वाह, अगर मुगल बादशाह से चुनौती लेगी तब तो भाई गया ये, अब तो गया, ठीक है। इसके दरबारियों ने ही मिलकर इसकी हत्या कर डाली, इसके दरबारियों ने ही इसकी हत्या कर डाली। इसके बाद अजीत चनाय का 55वें नंबर का शासक, दिष्ट दरबारियों द्वारा ज्ञानचंद द्वितीय की पुत्री के पुत्र को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन 3 वर्ष पश्चात इनकी भी मृत्यु हो गई। ज्ञानचंद का क्या था, ये आपका पुत्र का पौत्र था, ठीक है बच्चों। 3 वर्ष के पश्चात इसकी भी मृत्यु हो जाती है, मतलब करवा दी जाती है। फिर आपका 56वें नंबर का शासक है कल्याण चंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अनपढ़ राजा कहा जाता है इतिहास में, इसे अनपढ़ राजा कहा जाता है। इसकी तुलना कुंभकर्ण से की जाती है बच्चों। ये सोने में बहुत विश्वास करता होगा, यहाँ बहुत सोते रहता होगा कुंभकर्ण। आपको याद रखना है फिर से, कटेहर अली अहमद खां रोहिलखंड से आया और इसके द्वारा कल्याण चतुर्थ के समय पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ आक्रमण किया और साथ में अवध नवाब मंसूर अली खान ने तराई क्षेत्र पर आक्रमण किया। एक तो पर्वतीय क्षेत्र में रोहिलखंड और साथ में तराई क्षेत्र पर किसका आक्रमण, अवध नवाब का भी, ठीक है। अल्मोड़ा में चौमहल राजमहल कल्याण चंद ने बनाया था। अल्मोड़ा में चौमहल का निर्माण किसने किया था, कल्याण चंद चतुर्थ ने। कई बार सवाल पूछा है बच्चों। कटेहरों ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया, इसके बाद शिवदत्त जोशी प्रभाव में आता है। इसके बाद आपका चंद्रवंश में कौन प्रभाव में आता है, शिवदत्त जोशी। शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है, क्योंकि इसका अंगरक्षक होता है, कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1764 में हो जाती है। इसके बाद 57वें नंबर का शासक आता है दीपचंद, कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है, जबकि देवीचंद मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। देवीचंद को क्या कहा जाता है बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक, इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। यह गूंगा शासक था, जबकि अंधा शासक शक्ति गोसाई था। आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ये गूंगा शासक था दीपचंद, जबकि शक्ति गोसाई अंधा शासक। मोहम्मद या मोहनचंद 58वें नंबर का शासक, इसे मोहन रौतेला या मोहनचंद भी इसको कहा जाता है। चंद राज्य पर पंवार राज गढ़वाल के ललित शाह ने आक्रमण किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को गद्दी पर बढ़ाया। इसी समय पंवार वंश का शासक आपका कौन आता है, ललित शाह, कुमाऊं पर आक्रमण करता है और अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को 59वें नंबर के शासक के तौर पर यहाँ बिठाता है। इसके बाद वापस चले जाता है और फिर रास्ते में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। एकमात्र ऐसा शासक जिसने गढ़वाल एवं कुमाऊं के सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला। प्रद्युम्न ऐसा शासक है जिसे कुमाऊं के जनताओं ने ही स्वागत नहीं किया, जबकि आपका गढ़वाल के जनताओं ने भी इसका स्वागत किया। साथ साथ में दोनों राज्यों ने क्या किया, इसका स्वागत, जनताओं ने इसका स्वागत किया। मोहम्मद या मोहनचंद दोबारा आपका 66वें नंबर का शासक दोबारा बनता है। ये लखनऊ से वापस आया। इसके बाद आपको याद रखना है 61वें नंबर का शासक शिवचंद, 61वें नंबर का शासक, कुछ नहीं पढ़ना है आप इन पर। शिव महेंद्र चंद 62वें नंबर का शासक आप पढ़ोगे मेरे साथ। लास्ट चंद्रवंश का अंतिम शासक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल के एग्जाम में तो कई बार पूछा जा चुका है इस सवाल को, ठीक है। हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता दिया। ये तो भाई कुमाऊं का क्या चाणक्य बोला जाता है, इसलिए ये न सिर्फ यहाँ कभी गढ़वाल, कभी कुमाऊं, कभी कहीं से किसी न किसी को आक्रमण करने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल पर बोलेगा। अब देखिए, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य बोला जाता है, आपको याद रखना है बच्चों। अब आगे कौन, गोरखा। हवाला बाग का युद्ध 1790 में गोरखा और महेंद्र चंद के बीच, जिसमें महेंद्र चंद पराजित हुआ और गोरखा विजयी हुए। 1790 में गोरखा विजय हो गए और चंद्रवंश न्यूट्रल हो गए बच्चों। क्या हो गए, चंद्रवंश न्यूट्रल हुए। गोरखा ने इस तरह अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। इस तरह से हर्षदेव जोशी के कारण गोरखा ने अल्मोड़ा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। हवाला बाग अल्मोड़ा से 15 किलोमीटर आगे है। हवाला बाग 1790 से 1815 तक गोरखाओं का अल्मोड़ा पर अधिकार रहा और कुमाऊं पर देखो 1790, यहाँ से एक चीज़ याद रखना, 1790 से 1815 तक गोरखाओं का अल्मोड़ा पर अधिकार रहा और कुमाऊं पर। 1815-1947 तक अंग्रेजों का अधिकार रहा, उसके बाद कुमाऊं पर, ठीक है। कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार कब से कब तक रहा, 1815 से 1947 तक अंग्रेजों का अधिकार रहा, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से मैं कहूँगा, मैं सिर्फ ये आपको क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको रिवीजन के तौर पर इसको लेना है, ठीक है। पूरा एक बार इस लिस्ट को देखिएगा आप लोग कि पहला शासक कौन था, सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद। आपको ऐसे ही याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट ही शासक मैंने इस पर पुटअप किए हैं, आपको इनको ऐसे ही याद रखना है बच्चों, ठीक है।
ये एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे सोमचंद है, आत्मचंद है, पूर्णचंद, इंद्रचंद, संचारचंद, ये मैंने 4-4 करके आपको एक सीरीज में आपको इनको बनाना है, ठीक है। इसमें से कुछ शासक ऐसे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हुए, मैंने इंपॉर्टेंट पहले लगा दिया है बच्चों, वहाँ पर आपको उनको इंपॉर्टेंट वैसे ही लगाना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए कुछ किले मैंने आपको बताया था कि मैं किलों को लास्ट में आपको एक चार्ट के थ्रू आपको बता दूंगा किनका निर्माण किस शासक ने किया है और कहाँ है, ठीक है। राजबुंगा का किला सोमचंद ने बनाया और कहाँ बनाया, चंपावत में। खगमरा का किला भीष्मचंद ने बनाया, कहाँ बनाया, अल्मोड़ा, क्योंकि ये राजधानी परिवर्तन करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया। नैल पोखरी का किला किसने बनाया, बालो कल्याण चंद, कहाँ बनाया, अल्मोड़ा में। मल्ला महल किसने बनाया, रुद्रचंद, अल्मोड़ा में। फिर से देखो बच्चों आपको रिवीजन करना है, राजबुंगा सोमचंद, खगमरा किला भीष्मचंद, अल्मोड़ा, नैल पोखरी का किला बालो कल्याण चंद, अल्मोड़ा, मल्ला महल रुद्रचंद, अल्मोड़ा, ठीक है। इसके बाद तल्लारंग 4-4 करके आपको बनाने हैं बच्चों, 4-4 करके। तल्लारंग महल उद्योतचंद, अल्मोड़ा, तल्लारंग महल उद्योतचंद, अल्मोड़ा। चौमहल राजमहल कल्याणचंद चतुर्थ, अल्मोड़ा। लाल मंडी फोर्ट मोइरा किला कल्याणचंद, अल्मोड़ा, ठीक है। लाल मंडी जिसे हम फोर्ट मोइरा किला भी बोलते हैं, कल्याणचंद, अल्मोड़ा। नेथरा किला गोरखा ने बनाया। उसके बाद गोल्ला चौड़ किला राजा गोरिल्ला, चंपावत। गोल्ला चौड़ किला किसने बनाया, राजा गोरिल्ला ने, चंपावत। वानासुर किला वानासुर ने बनवाया, चंपावत में, लोहाघाट में। मारकूट किला, इसी को वानासुर को किला का किस किला से भी जाना जाता है, मारकूट का किला, ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ चंद्रवंश के शासक जिसकी मृत्यु कुछ बीमारियों के कारण हुई थी, आपको याद रखना है। इनमें पहला शासक आता है आपका दिलीप चंद, जिसकी मृत्यु क्षय रोग, टीबी के या तपेदिक के कारण हो जाता है, आपको ऐसे ही याद रखना है। चेचक रोग जगत चंद की मृत्यु होती है। धाई माता रोग उद्योग चंद के कारण होती है। मलेरिया रोग ज्ञानचंद द्वितीय सैनिकों के साथ साथ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद उपाधियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कुमाऊँ का बैरम खां किसे कहा जाता है, शिवदत्त जोशी को। कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक देवीचंद को। उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई तिलोड़तली को। अनपढ़ राजा कल्याणचंद चतुर्थ को। कुमाऊँ का रंगीला बादशाह या गूंगा शासक दीपचंद को। अंधा शासक शक्ति गोसाई को, ठीक है। लोखलिब्राइल आपका लक्ष्मी चंद को, ठीक है। आपको इन सभी को बच्चों ऐसे ही आपको बारी बारी के रिसर्च क्या करना है, रिवीजन करना है। आज मैं सिर्फ आपको इसमें चंद्रवंश रिवीजन करवा करके जा रहा हूँ, कल मैं फिर से आपको पंवार वंश रिवीजन करवाऊँगा। पूरा चंद्रवंश पूरा पंवार वंश आपको ऐसे ही रिवीजन करना है। और आप चैनल पर नए हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, क्योंकि मैं कल पूरा पंवार वंश अंग्रेज सब लेकर के आऊँगा आपको रिवीजन के तौर पर, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप रिवीजन करेंगे तब तक, और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के अन्य वीडियो को जरूर देखेंगे। आप ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।